नमस्कार। मैं प्रोफेसर M.R. देवड़ा आप सबका भारतीय इतिहास की क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पानीपत के युद्ध के कारणों का वर्णन किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु ये आया था कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत में जो वैक्यूम उत्पन्न हुआ था, उस वैक्यूम को भरने के लिए उत्तर भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उत्तरी पश्चिमी इलाके से अफगान शक्ति, जिसका नेतृत्व तो अहमद शाह अब्दाली कर रहा था, और दक्षिण भारत से मराठा शक्ति, जिनका नेतृत्व पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव कर रहे थे। इन दोनों के मध्य युद्ध की स्थितियां बनी थी और अहमद शाह अब्दाली ने 1749, 1752, 1757 लगातार आक्रमण करके उत्तरी पश्चिमी इलाके पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था, परंतु मराठाओं ने भी प्रत्युत्तर में मुगलों के साथ संधि करने के पश्चात इन इलाकों पर आक्रमण करके पुनः अपना अधिकार करने का प्रयास किया था, जिसके कारण दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी थी। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली भारत की तरफ बढ़ता है, लाहौर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है। बाद में उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और मल्हारराव होलकर को परास्त करके उस पर अपना अधिकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने बड़े पुत्र विश्वास राव के नेतृत्व में मराठा सेना को उत्तर की तरफ भेजा, जो कि 17 वर्ष का नवयुवक था, परंतु इस सेना का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के पास में था और इनका जो लक्ष्य था दिल्ली पर अधिकार करके उत्तरी पश्चिमी सीमा से आने वाली अफगान ताकत को वापस अपने इलाके की तरफ खदेड़ना था। सदाशिवराव भाऊ ने यहाँ से बढ़ते हुए उत्तर की तरफ पहुँचा और सूरजमल जाट के सहयोग भी उसने प्राप्त किया था, परंतु बाद में किन्हीं कारणों के कारण सूरजमल जाट उनसे बिछुड़कर अलग हो गया था। ये अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है और 3 अगस्त 1760 ईस्वी को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद दिल्ली के पास में स्थित कुंजपुरा पर भी अधिकार कर लेता है और 29 अक्टूबर 1760 ईस्वी में उसने अपनी सेना का पड़ाव पानीपत के मैदान में डाल दिया था। जब इसकी सूचना अहमद शाह अब्दाली को मिली तो वो भी अपनी सेना लेकर 1 नवंबर 1760 ईस्वी को पानीपत के मैदान पर आ डटा था। यानी जो पानीपत का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाने वाला था, उस युद्ध की भूमिका दोनों ही पक्षों की तरफ से तैयार हो चुकी थी। मराठा सेना का नेतृत्व विश्वास राव और उसके चाचा और पेशवा के छोटे भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। और अहमद शाह अब्दाली का साथ उस समय के अवध के नवाब सुजाउद्दौला और नज़ीर खां रुहेला, जो कि रुहेलखंड का नवाब था, वो उसकी सहायता कर रहे थे। मराठा सेना के पास लगभग 45,000 सैनिक थे और उनके पास भारी तोपों का एक तोफखाना भी था, जिसका नेतृत्व इब्राहिम गार्दी के नेतृत्व में ये तोपखाना भी मराठा सेना के साथ था। दूसरी तरफ
अफगानों के पास लगभग 60,000 सैनिक थे। उनके पास लगभग 2,000 हल्की तोपें थी और कुछ भारी तोपें भी थी। और ये सारे के सारे तोपखाना का जो अफगानों ने प्रयोग किया था वो हल्की तोपों का ज़्यादा किया था ताकि उनका मूवमेंट आसानी से हो सके। दोनों सेनाओं के मध्य 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन युद्ध हुआ था और इस युद्ध का प्रारंभ सदाशिवराव भाऊ की तरफ से यानी मराठों की तरफ से किया था। इस युद्ध से पूर्व की जो स्थिति देखें तो दोनों ही सेनाएं लगभग 2.5 महीने तक एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही थी। मराठा सेना ने अफगानों का रसद और उनकी सैन्य आपूर्ति को रोकने के लिए उनकी सेना के पीछे का हिस्सा यानी उत्तरी पश्चिम का इलाका पर अपना अधिकार करके उनकी रसद पानी को रोकने का प्रयास किया था। दूसरी तरफ अफगानों ने मराठों की रसद पूर्ति को रोकने का प्रयास किया, उनकी रसद को रोकने का प्रयास किया था, परंतु मराठा ज़्यादा इसमें सफल नहीं हुए थे क्योंकि मराठों ने जो ही उनकी रसद अफगान की तरफ से आना रोकी, उनको दुआब और रुहेलखंड और पठानों की तरफ से उनको रसद आसानी से मिल रही थी, जबकि मराठों को रसद उनके क्षेत्र से यानी दक्षिण भारत से नहीं मिल रही थी क्योंकि अफगानों ने उनकी रसद को रोक दिया था। बार बार सदाशिवराव भाऊ के आग्रह के पश्चात भी पेशवा उनको रसद सामग्री समय पर नहीं दे पहुंचा पा रहा था और न ही मराठा सेना नायकों ने आसपास के इलाकों से प्रॉपर रसद की व्यवस्था की थी क्योंकि उनका रसद का जो मुख्य केंद्र था कुंजपुरा, उस पर भी अफगानों ने अधिकार करके उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था, लूट लिया था। तब ऐसी स्थिति में जब अब मराठा सेना में खाद्यान्न की कमी पड़ी, ऐसी स्थिति में मजबूर होकर मराठा सेना ने 14 जनवरी 1761 को प्रातः 9 बजे के आसपास अफगान सेना पर आक्रमण किया और लगभग मध्याह्न तक मराठा सेना अफगानों पर भारी पड़ी थी। परंतु अहमद शाह अब्दाली कुशल नेतृत्व करता था, उसने हार नहीं मानी और आमने सामने की युद्ध के बजाय उसने अपनी तोपों को, जो कि उसने अपने घोड़े और हाथियों पर छोटी हल्की तोपें बांध रखी थी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया था। यद्यपि मराठों की तरफ से इब्राहिम गार्दी ने भी तोपखाना का अच्छा प्रयोग किया था और रूहेलों की बड़ी फौज लगभग 9 से 10 हज़ार रूहेलों को उसने मौत के घाट उतार दिया था, परंतु वो ज़्यादा कारगर नहीं, उसकी बजाय अफगानों की ये छोटी तोपें थी वो ज़्यादा कारगर हुई और उन्होंने तोपों के साथ साथ बंदूकों का भी प्रयोग किया था। 2 बजे के आसपास मराठा सेना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ विश्वासराव गोली लगने के कारण मारा जाता है। उसके मारे जाने की सूचना मिलते ही उसका चाचा और सेना का वास्तविक सेनानायक सदाशिवराव भाऊ काफ़ी अधीर हो गया और उसने सेना का नेतृत्व करने के बजाय स्वयं युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ने लगा और लगभग 4 बजे के आसपास सदाशिवराव भाऊ भी युद्ध करते हुए मारा जाता है। और जब ये सूचना मराठा सेना को पता चली तो मराठा सेना में खलबली मच गई और वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। इस तरह से ये युद्ध अफगानों ने अपने कुशल नेतृत्व और अपनी चातुर्य के साथ इस युद्ध को जीत लिया था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से लगभग 28,000 सैनिक मारे गए थे और जिसमें उसके महत्वपूर्ण सेनानायकों में सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया, जानोजी सिंधिया और इब्राहिम गार्दी जैसे महत्वपूर्ण सेनानायक इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूसरी तरफ अफगानों की तरफ से भी लगभग 20,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध के पश्चात अगले दिन यानी 15 जनवरी 1761, क्योंकि जब मराठा सेना भाग रही थी उसी समय अफगानों ने
इस सेना का पीछा किया और काफ़ी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। 15 जनवरी 1766 को अफगान सेना ने मराठा शिविरों पर धावा बोलकर वहाँ भी लगभग 22,000 असैनिक मराठों को अपने कब्जे में कर लिया, उनको कैद किया, जिनको बाद में उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और इन कैंपों से काफ़ी धन दौलत उन्होंने लूटा था। और इस युद्ध में मराठाओं को बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी। यानी अभी तक का मराठा पूरे कालक्रम में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा और सबसे भयंकर और सबसे आघात पहुंचाने वाला युद्ध मराठाओं के लिए था, जिसमें उनके बहुत बड़ी सेना को क्षति पहुंची थी। बहुत अच्छे अच्छे सेनानायक सेनापति इस युद्ध में मारे गए थे। जैसा कि सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें किसी का कोई न कोई सगा न मरा हो, तथा कुछ परिवार तो संपूर्ण विनाश की स्थिति में पहुंच गए थे। यानी बहुत बड़े स्केल पर इस युद्ध में मराठों को क्षति पहुंची थी। और कहते हैं कि इस युद्ध की सूचना बाजीराव के पास, पेशवा के पास भी पहुंची, पर जो इसने सूचना पहुंचाई उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे सीधे उसका वर्णन कर दे। इसलिए उन्होंने सांकेतिक भाषा में जो कहा था, जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है, उसने कहा था कि 2 मोती विहीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यानी कई अनमोल रत्न मराठा सेना के, मराठा साम्राज्य के अनमोल रत्नों से इस युद्ध में मराठाओं को, इस पानीपत के युद्ध में मराठाओं को हाथ धोना पड़ा था। इस युद्ध के क्या परिणाम हुए, इस संदर्भ में देखा जाए तो ये युद्ध बहुत ही मराठा शक्ति के लिए प्रबल आघात की तरह था। उन पर बहुत बड़ी मार पड़ी थी, बहुत बड़ा उन्हें नुकसान पहुंचा था। सरदेसाई इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि इस युद्ध ने मराठा शक्ति पर एक सीमित प्रभाव डाला था। उनका मानना है कि यद्यपि इस युद्ध में मराठा शक्ति को बहुत बड़ी क्षति हुई थी, परंतु इस युद्ध के पश्चात पुनः मराठा शक्ति अपने लय में आ चुकी थी। और जैसा कि 1772 के घटनाक्रम का हम देखें तो उस समय मराठा पुनः दिल्ली पर अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर चुके थे। उनके नेतृत्व में शाह आलम द्वितीय पुनः दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो ऐसा मानना है सरदेसाई का कि इस युद्ध में मराठों को क्षति तो हुई थी, परंतु वो क्षति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ जदुनाथ सरकार कहते हैं कि इस युद्ध में मराठों को स्थायी और घातक प्रभाव पड़े थे। यद्यपि बाद में उनकी शक्ति वापस उन्होंने गेन की थी, परंतु वो शक्ति इतनी नहीं थी जितनी कि पानीपत के थड़ के युद्ध से पहले मराठों की शक्ति थी। यानी उनकी शक्ति को बहुत बड़ा नुकसान अवश्य पहुंचा था, जिसकी भरपाई वो बाद में कभी भी नहीं कर पाए थे। इस युद्ध में मराठों को भारी जनधन की हानि हुई थी। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 28,000 सैनिक तो युद्ध में, बाद में 22,000 मराठों को बंदी बनाया, जिनको बाद में मौत के घाट उतार दिया। उनके प्रमुख सेनानायक सदाशिव राव, भाऊ विश्वास राव, जसवंत राव, जानकीजी सिंधिया, इब्राहिम गार्दी जैसे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अफगान सेना ने जब मराठा शिविर को लूटा तो वहाँ से भी अपार धन दौलत
वो लूट कर लेकर गए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो मराठों को भीषण जनधन की हानि इस युद्ध में हुई थी। इसके अलावा अभी तक मराठा शक्ति अजेय मानी गई थी। उन्होंने न केवल मुगलों को, इसके अलावा रोहेलों को, पठानों को, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को भी परास्त किया था। दक्षिण में निज़ाम, मैसूर के राजा हैदर अली, इन सबको परास्त किया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो पेशवाओं के शासनकाल में, विशेषकर बाजीराव के समय में, मराठों की तूती पूरे भारत में बोलती थी। अटक से कटक तक उनका कोई भी सानी नहीं था। यानी वो किसी से भी पराजित नहीं हुए थे। पहली बार पानीपत के थर्ड युद्ध में उनको अफगानों से हार का सामना करना पड़ा, और वो भी बहुत ही भयंकर हार का सामना करना पड़ा था। तो उनकी जो अजेयता का जो डंका बजता था, उसमें बहुत बड़े क्षति हुई। यानी अब वो अजेय नहीं थे। यानी ये माना जाता था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। उस अजेयता का भी पतन इस युद्ध में हुआ था। मराठा शक्ति का जो प्रभाव था वो भी सीमित हुआ था, क्योंकि उनके इलाकों से पंजाब और सिंध मुल्तान का इलाका उनके हाथों से निकल चुका था। रुहेलखंड और पठान भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुके थे। यद्यपि मुगल शासक उनके प्रभाव में 1772 में आया था, उनके के प्रभाव से ही वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। परंतु फिर भी देखा जाए तो मराठा शक्ति काफ़ी हद तक सीमित हुई थी। अब राजस्थान, मध्य भारत के इलाके भी धीरे धीरे उनकी सत्ता से या उनके खिलाफ होने लग गए थे। एक और महत्वपूर्ण परिणाम जो रहा था, अब मराठा शक्ति में जो पहले जैसी एकता थी वो एकता नहीं रही थी। यानी बाजीराव ने अपने समय में मराठा संघ की स्थापना की थी। पूना में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, गायकवाड़ में बड़ौदा में गायकवाड़ और नागपुर में भोसले, ये पूरा मराठा संघ था। यद्यपि ये सारे के सारे एक तरह से स्वतंत्र थे, अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते थे, अन्य राज्यों पर आक्रमण करके विस्तार कर सकते थे, फिर भी इनमें एक दूसरे में एक सामंजस्य था। वो एक दूसरे का आदर करते थे और केंद्रीय सत्ता के अधीन अभी भी अपने आप को मानते थे। परंतु इस पराजय के पश्चात वो सारे के सारे अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे और स्वतंत्र शासक और सूबेदार की हैसियत से वो व्यवहार करने लगे थे। इस युद्ध में मुगलों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो गई थी। यद्यपि पहले से भी उनकी स्थिति दयनीय थी, परंतु मराठों के साथ संधि के करने पश्चात 1752 में जो उनके साथ मराठों के साथ संधि हुई थी, उसके पश्चात काफ़ी हद तक उनको एक जीवन मिल गया था। परंतु इस युद्ध में पराजय के पश्चात भी मुगलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। वो अफगानों, रुहेलों पर आश्रित हो गए थे। उनके हाथ से उत्तरी पश्चिमी इलाका सारा का सारा निकल चुका था। इस युद्ध के बाद नवीन शक्तियों ने अपने अपने इलाकों में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था, क्योंकि मराठों की शक्ति के आगे ये नवोदित शक्तियाँ अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई थी। परंतु मराठों की शक्ति के पतन के पश्चात, या यूँ इस युद्ध में हारने के पश्चात, पंजाब में सिखों ने और दक्षिण में मैसूर में हैदर अली और हैदराबाद में निज़ाम ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का जो कार्य किया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। और सबसे ज़्यादा इस युद्ध का जो फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा हुआ ब्रिटिश सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत में
जो मराठा शक्ति का बोलबाला स्थापित हो रहा था, उस सत्ता को, उस शक्ति को पर विराम लग गया था। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम सत्ता थी वो भी एक तरह से बैलेंस हो रही थी। यानी एक तरफ हिंदुओं का नेतृत्व करने वाली मराठा शक्ति और दूसरी तरफ इस्लाम या मुस्लिम सत्ता, दोनों ही आपस में लड़कर कमज़ोर हो रही थी। और इसका फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और उन्होंने धीरे धीरे बंगाल के बाद में उन्होंने उत्तरी भारत के अन्य राज्यों को विजित करके अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ किया, जिसमें वो सफल भी हुए थे। जैसा कि सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस युद्ध में मराठा और मुस्लिम आपस में लड़कर एक दूसरे की शक्ति को उन्होंने कम कर दिया, जिसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला और उन्होंने इस अनुकूल परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर अपनी शक्ति भारत में स्थापित करने का कार्य किया, जिसमें वो सफल हुए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस युद्ध में मराठों के नेतृत्व में जो हिंदू साम्राज्य की जो स्थापना का जो संकल्प शिवाजी ने देखा था, उस स्वप्न को एक तरह से धूमिल होते हुए हम देख सकते हैं। मराठा शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और मुस्लिम शक्ति का जो नेतृत्व कर रहे थे मुग़ल, वो तो पहले से ही कमज़ोर थी। और इन सब का फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला और उन्होंने अपनी ताकत को, अपने साम्राज्य को भारत में बढ़ाने का कार्य किया था और उसमें वो सफल भी हुए थे।